हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि भरदरमो को वो सभी आइटम मिल जाता है जो उसे चाहिए था और अब वो सीक्रेट रिलम से बाहर जाने के बारे में सोच रहा होता है। अगला एपिसोड। उसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन जहां चैन किन्मो टेलीपोर्ट होकर आता है। उसे देखकर एक टीचर का ग्रुप जाकर उसे घेर कर ताली बजाते हुए कहने लगता है, चैन किन्मो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन हो इस ईयर का चैंपियन बनने के लिए। और एक टीचर कह रहा होता है, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत ही हाईली सोचा है और अब देखो तुमने अपना फर्स्ट प्लेस प्राप्त कर लिया। फेम जो है वो हमेशा योग्यता के पीछे भागता है। ये कहकर वो सभी ताली बजा रहा होता है और वो सभी टीचर्स कह रहे होते हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिलियंस के बीच एक जीनियस का डेमंस को किल करने का जो मिशन है वो तुम्हारे अलावा और किसी से बिलोंग ही नहीं कर सकता। और उसके बातों में हामी भरते हुए और टीचर्स कह रहे होते हैं, तुमने सही कहा, इस दुनिया में जहां हर जगह खतरा है, हमारे सा कंट्री को तुम्हारे जैसा एक ब्रेव मैन की जरूरत है। अब हमारे सा कंट्री का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। कृपया इसे जारी रखो और हमें मदद करो सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर करके हमारे इस होमलैंड को एक ब्यूटीफुल जगह बनाने में। जहां सभी लोग कह रहे होते हैं, हाँ हमें तुम पे विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। उन सभी के बातों को सुनकर चैन किन्मो अपने मन में सोचता है, ये सभी लोग ये सही में बहुत ही ज़्यादा स्कीमिंग है। ये पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे फोर्सफुली अपनी टीम में भर्ती करने के लिए। अगर हम पर वाकई में डेमोनिक विस्ट का हमला होता तो मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होता, नहीं तो मेरा सभी लोगों द्वारा आलोचना किया जाता। ये वाकई में इंसान के दिल को भेदने की अच्छी तरकीब है। ये सोचकर ये एक डेविल सा स्माइल देता है और उन सभी से कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सब में से वो कौन है जो चाहता है कि मैं सा कंट्री के लिए लड़ूं? ये सुनकर कुछ टीचर्स बाहर आते हुए कहते हैं, स्टूडेंट चैंग, आखिरकार तुमने हमें क्यों बुलाया? जिस पे चैन किन्मो कहता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ वे कौन सब लोग हैं जो मेरे साइड रहकर भविष्य में लड़ना चाहते हैं। अगर मुझे भविष्य में अपनी कंट्री के लिए लड़ना पड़ा तो मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ अपने जैसे विचारधाराओं वाले लोगों को जिसके साथ मिलकर मुझे लड़ना होगा। ये सुनकर वो सभी टीचर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ चैन किन्मो बड़े ही डरावनी वे में कहता है, जब तुम सभी टीचर ऐसी बातें कर ही रहे हो तो मुझे यकीन है तुम सब तैयार होगे खुद को बैटलफील्ड में सेक्रीफाइस करने के लिए। ये सुनकर तो उन सभी टीचर का पसीना निकलने लगता है। वो सभी टीचर डरते हुए कहते हैं, स्टूडेंट चैंग, तुम पक्का ही मजाक कर रहे होगे, आखिरकार हम अपने इतने कम ताकत के साथ क्या ही मदद कर सकते हैं। जिस पे वो आधा गंजा वाला टीचर कहता है, बिल्कुल, आखिरकार हम खुद को तुमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और एक तीसरा टीचर कहता है, हाँ ये तो बस एक आकस्मिक बातें थीं। जिस पे चैन किन्मो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या एक आकस्मिक बातें? तुम सभी के लॉजिक के अनुसार मेरे जैसा एक कॉलेज का स्टूडेंट फाइट कर सकता है, लेकिन तुम सभी 30 और 40 लेवल के टीचर बैठकर बस आर्मी का प्रोटेक्शन लेना चाहता है। क्या सा कंट्री तुम्हारा भी घर नहीं है, या फिर तुम्हारा कोई और मोटिव था ये सब बातें बोलने का? चैन किन्मो के ये सब बातें सुनकर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इनके बातों से कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। ये अभी हमारे सा कंट्री के जीनियस को अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग कह रहे होते हैं, मैं बाद में जाकर एजुकेशन ब्यूरो में तुम्हारा सुपीरियर से रिपोर्ट करूंगा। उसके बातों को सुनकर एक व्यक्ति आते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ अभी सुन लिया। मैं गौलियान एजुकेशन ब्यूरो को रिप्रेजेंट करूंगा और तुम सभी लोगों को अभी हैंडल करूंगा। तुम सभी का टीचर के रूप में जो क्वालिफिकेशन है उसे कैंसिल किया जा रहा है और तुम सभी बैन हो इस क्वालिफिकेशन को फिर से अप्लाई करने के लिए। और तुम्हारे कॉलेज एवोल्यूशन के रैंक को 2 से कम किया जा रहा है, वो भी 5 साल के लिए। ये सुनकर सभी टीचर उनकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, प्रेसिडेंट कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, कृपया हमें एक और चांस दीजिए हमें हमारी गलतियों को सुधारने के। वे सभी सुअर जैसे मुंह बनाकर कह रहे होते हैं, हमने बस हमारे जेलसी के कारण एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। हमारे पास हमारे फैमिलीज हैं जिन्हें हमें खिलाना है, कृपया हमारे साथ ऐसे मत करिए।
जहां हम देखते हैं गार्ड्स को जो उन सभी टीचर को घसीट कर वहां से फेंक रहे होते हैं। और उसी समय हम देखते हैं वू झोंगली को जो आकर चैन कुनमो से हाथ मिलाकर कहता है, नोट बैड। जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारे चैंपियन से, तुम्हारा बस टैलेंट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि तुम एक्सट्रीमली मैच्योर भी हो। जिस पे चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, कमिटी वू, आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। जहां वू झोंगली गौ से कहता है, प्रेसिडेंट गौ, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे लिए एक प्राइवेट रूम अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो कि मैं चैन कुनमो से अकेले में डिस्कस करना चाहता हूं। जहां उसके बाद हम देखते हैं एक प्राइवेट रूम में वू झोंगली और चैन कुनमो को, जहां वू झोंगली ठंडा ठंडा कोको कोला पीते हुए चैन कुनमो से पूछता है, स्टूडेंट चैंग, क्या तुम हमारे मैनेजमेंट एसोसिएशन के किसी हायर अप को जानते हो? ये सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाऊंगा, लेकिन मैं भी क्यूरियस हूँ, आखिरकार उस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी क्या है? ये सोचकर वो कहता है, एक्चुअली मैं भी नहीं जानता हूँ उसकी आइडेंटिटी। ये बस एक कोइंसिडेंट मीटिंग था जब मैं रिवर के पास फिशिंग करने गया था। तो ये सुनकर वू झोंगली अपने मन में सोचता है, फिशिंग, क्या ये वो हो सकता है? जहां चैन कुनमो उसे एक रिंग दिखाते हुए कहता है, उस समय पे उन्होंने मुझे एक रिंग दिया था। जहां उस रिंग को देखकर वू झोंगली खड़ा हो जाता है, उसके हाथ से ठंडा ठंडा कोको कोला भी गिर जाता है और वो चौंकते हुए कहता है, तुम्हारे पास एल्डर क्वीन का टोकन है। और हमें बताया जाता है मैनेजमेंट एसोसिएशन में सरनेम क्वीन नाम से बस एक ही व्यक्ति है। पूरे सा कंट्री में वो चौथा व्यक्ति है जिसने बैटल मेज को अवेक करा था। वो एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है जो कि कंट्री के सबसे टॉप पे खड़ा रहता है। उसका लेवल 75 है या फिर उससे भी ज्यादा, और इसका नाम क्वीन फेयू है। ये सब याद करके वू झोंगली अपने मन में सोचता है, हालांकि एल्डर क्वीन के पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, लेकिन वो फेमस है अपने अजीब से टेम्पर को लेकर। वो आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। और चैन कुनमो तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। आखिरकार इसने एल्डर क्वीन से कैसे फेवर हासिल कर लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे भी हुआ हो। इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ इसका भविष्य का जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा। ये सोच कर वू झोंगली बैठते हुए कहता है, स्टूडेंट चैंग, एल्डर क्वीन के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो सा कंट्री में एक पीक पावर हाउस है। मैं बस तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि अभी से तुम इस रिंग को अपने हाथ में पहन के रखना। ये भविष्य में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूज का सीन, जहाँ पे एक लेडी रिपोर्टर कह रही होती है, हेलो, मैं हूँ आप सबका नागिन रिपोर्टर। आज हमारे पास एक तड़कता भड़कता न्यूज है। और वो हमें बताती है कि चैन कुनमो ने इस साल चैंपियनशिप हासिल करा। उसके बातों को सुनकर एक दूसरा रिपोर्टर कहता है, जी नागिन जी, आपने सही कहा। ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट के कारण हमारे सा सिटी का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। और ये बता रहे होते हैं कि मैनेजमेंट एसोसिएशन से कौन सा व्यक्ति आया। उसके बाद हम देखते हैं जियांगचेन कॉलेज के एंट्रेंस का सीन, जहाँ पे बहुत सारे गाड़ी आकर लगा होता है। उन सभी गाड़ी को देखते हुए एक स्टूडेंट अपने बगल के स्टूडेंट से पूछता है, देखो आखिरकार यहाँ इतनी सारी गाड़ी क्यों लगा है? जिस पे वो स्टूडेंट बताता है, क्या तुमने नहीं सुना, आज सा कंट्री के यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट डे है। पूरे टॉप 300 प्रोविडेंस के अंदर का यूनिवर्सिटी इसे अटेंड कर सकता है। तभी उसके बगल का स्टूडेंट चौंकते हुए कहता है, डैम, देखो उस बस का जो लोगो है वो तो कंट्री के टॉप 30 यूनिवर्सिटी का लोगो है। पास्ट में अगर 5 भी आ जाते तो ये बहुत ही ज्यादा महान माना जाता, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। जिस पे वो पीले बाल वाला लड़का कहता है, ऑफ कोर्स ये सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वो पक्का सीनियर चैंग को रिक्रूट करने के लिए आए होंगे। मुझे आश्चर्य है आखिरकार सीनियर चैंग किस यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस रूम को, जहां सभी टीचर बैठे होते हैं और एक टीचर खड़ा होकर कह रहा होता है, मैं लू यानविंग, जियांगचेन कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे सभी को वेलकम करता हूँ। इस मेन स्क्रीन पर हमारे उन स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है जो इस साल क्वालिफाई हुए हैं। सभी लोग अपने सामने के स्क्रीन पे आप उस स्टूडेंट के सीरियल नंबर को इंटर कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं।
तब मैं आपके चॉइस के अनुसार आपका इंटरव्यू अरेंज कर दूंगा। तभी हम देखते हैं एक टीचर को जो कि चैन कुनमो के रिजल्ट को देखकर कहता है OMG 20,000 बैटल पावर। भले ही ये चैंपियन है लेकिन ये फिर भी कितना ज्यादा रेडिकुलस है। जिस पे उसके बगल का टीचर कहता है हमारे यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा स्टूडेंट से ये ज्यादा ताकतवर है। उन सभी के बातों को सुनकर मोलिंग यूनिवर्सिटी के ग्रेड डायरेक्टर चेंग यूनसेंग अपने मन में सोचते हैं एक मूर्खों का समूह जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखा है। चैन कुनमो ने हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तभी हरा दिया था जब वो लेवल 10 पे था। उसके पास इस लेवल का बैटल पावर होना तो स्वाभाविक सी बात है और इसके खतरनाक बैकग्राउंड को जोड़ते हुए भले ही मैं इसे रिक्रूट ना कर सकूं, फिर भी हमारे बीच जो कुछ गिला खिसुआ है मुझे उसे तो अच्छे तरीके से मिटाना ही होगा। और उसी समय हम देखते हैं लैंथियन यूनिवर्सिटी के ग्रेड डायरेक्टर वैंग काइफू को, जो अपने मन में सोच रहे होते हैं वो बच्चा हुआंग थियांग जब से वो आया तब से वो मुझे कह रहा था वैग्रेंट प्रोफेशन पे अटेंशन देने के लिए। जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा था वो पक्का यही होना चाहिए। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हुआंग थियांग इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। मैं पक्का ही आज इसे रिक्रूट कर लूंगा। और फिर हम देखते हैं 30 मिनट बाद का सीन जहां सभी लोग अपना वोटिंग समाप्त कर दिए होते हैं और चैन कुनमो को 16 वोट मिला होता है और 16 यूनिवर्सिटी भी आया होता है यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए। इन सभी को देखकर कमिश्नर लू कहते हैं ऑल राइट, रिजल्ट जो है वो आ चुका है। 5 मिनट बाद आप सभी इंटरव्यू हॉल में जा सकते हैं। मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन चैन कुनमो का जो सिचुएशन है वो थोड़ा स्पेशल है। सभी यूनिवर्सिटी उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। जब सभी लोग इतना पैसिनेट हैं तो क्यों ना हम तब तक इंतजार करें जब तक सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ओवर नहीं हो जाता। उसके बाद आप सभी मिलकर उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। कमिश्नर लू के ऐसे बातों को सुनकर सभी टीचर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। वे कह रहे होते हैं कैसा मजाक है ये, क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? 16 यूनिवर्सिटी का एक साथ इंटरव्यू, क्या तुम एक पब्लिक बिडिंग वार करवाना चाहते हो? और टीचर्स कह रहे होते हैं बिल्कुल सही कहा, हम सब हाई ग्रेड के यूनिवर्सिटीज हैं। आखिरकार हम सब एक कॉलेज को अपना एडवांटेज कैसे उठाने दे सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, चलो गिव अप कर दो इस स्टूडेंट पे। जहां उसी समय हम देखते हैं मोलिंग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को, जो कहते हैं हमारा मोलिंग यूनिवर्सिटी इस प्रपोजल से एग्री करता है। चैन कुनमो जैसा एक जीनियस जो कि सेंचुरी में मात्र एक बार अपीयर होता है, उसके लिए रूल्स में बदलाव तो वर्थ इट है। उसके बातों को सुनकर एक टीचर कहता है लो चैंग तुम। और उसी समय हम देखते हैं लैंथियन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को, जो हंसते हुए कहते हैं हमारा लैंथियन यूनिवर्सिटी भी इस प्रपोजल से एग्री करता है, हम भी इस ग्रुप इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे। उन सभी के बातों को सुनकर वो टीचर्स जिन्होंने मना करा था ग्रुप इंटरव्यू से, वो आपस में बात करते हुए कहते हैं धत तेरी के, टॉप 10 यूनिवर्सिटी से 2 यूनिवर्सिटी ने हम सबको धोखा दे दिया। अगर हम इन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या हम इन्हें एडवांटेज नहीं देंगे? उसके बातों से राजी होते हुए उसके बगल का टीचर कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं भी अपने आंखों से देखना चाहता हूँ ये SSS रैंक के पोटेंशियल वाले स्टूडेंट को। आखिरकार किस प्रकार का रास्ता इसने इस्तेमाल किया जिस वजह से इसका बैटल पावर 22,000 है। ये सब बातें कर कर ये कहते हैं हमारा सैन्यू यूनिवर्सिटी भी इससे एग्री करता है। और फिर एक टीचर कहता है हमारा क्यूनबाई यूनिवर्सिटी भी इससे एग्री करता है। ऐसे कर करके सभी टीचर्स एग्री कर जाते हैं। जहां उसके बाद हम देखते हैं कमिश्नर लू को, जिसे डायरेक्टर बताते हुए कहते हैं कमिश्नर लू, इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। हमारे जियांगचन कॉलेज से 28 स्टूडेंट पास हो चुका है, वो भी 60% हाई रेट के साथ। यहाँ तक कि लुओ जिंजी बाइक्विन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिक्रूट कर ली गई। जहां कमिश्नर लू इस रिपोर्ट को देखते हुए कहते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, इनमें से अधिकतर पास हो गए। आखिरकार हमारा स्टूडेंट इतना औसम कब से बन गए? ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। लैंथियन यूनिवर्सिटी ने 4 लोगों को रिक्रूट करा, मोलिंग यूनिवर्सिटी ने 6 लोगों को रिक्रूट करा। ऐसा लगता है कि ये दोनों यूनिवर्सिटी अपना पूरा होशो हवास गवा दिए हैं चैन कुनमो के अच्छे लिस्ट में आने के चक्कर में। ये कहकर वो इंटरव्यू हॉल की तरफ देखते हुए कहते हैं
अब सब कुछ चैन कुनमो के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक साथ 16 यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, ये पूरे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। ये अंतिम चीज है जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से इसका डिसीजन क्या होगा। इसका जो रिपुटेशन है वो पूरे दुनिया को चौंका देगा। जहाँ उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि इंटरव्यू हॉल में आ चुका होता है और उसके सामने सारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बैठे होते हैं। जहां मूलिंग यूनिवर्सिटी, जो कि मैजिक स्पिरिट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसका डायरेक्टर चैन कुनमो से कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो, मैं मैजिक स्पिरिट एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव चैंग यूसेंग हूँ। पहले हमारे बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे अपने दिल पे नहीं लोगे। जहाँ चैन कुनमो उसे देखकर अपने मन में सोचता है, तो ये झोंग होंगसंग द्वारा भेजा गया कुत्ता है। ऐसा लगता है कि मैजिक स्पिरिट एकेडमी सिंसियर है हमारे बीच के गिला खिसवा को मिटाने को लेकर। और उसके बाद हम देखते हैं एक टीचर को, जो खड़ा होकर कहता है, मैं ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव वांग काइफाई हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जो कि तुम्हारा दोस्त है। उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी, क्या ये वही यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें हुआंग तियांग है? क्या उस बास्टर्ड ने मेरे बारे में इसे कुछ कहा? जहां हम देखते हैं उन दोनों के बातों को सुनकर सभी टीचर कहने लगते हैं, बहुत अच्छा, लाओ चैंग और लाओ वैंग, तुम दोनों अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने इसे बहुत अच्छे से छुपाया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम दोनों ग्रुप इंटरव्यू के लिए राजी थे। जहां हम देखते हैं कुछ टीचर को, जो चैन कुनमो को कहता है, स्टूडेंट चैंग, तुम्हारा जो ये फैसला है वो तुम्हारे फ्यूचर के ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए तुम अपना फैसला रिलेशनशिप के बेसिस पे मत ले लेना। और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसका नज़र ओरेकल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव पे जाता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ओरेकल यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा गिर गया है। और उसी समय हम देखते हैं एक टीचर को, जो खांसते हुए कहता है, चलो इन सब बातों को अब यहीं ख़त्म करते हैं और इंटरव्यू को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये क्लियर नॉर्थ यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। ये चैन कुनमो से कहता है, हमारा 16 यूनिवर्सिटी यहाँ तुम्हें अच्छे तरीके से समझने के लिए है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, जिस कारण से तुमने वेग्रेंट प्रोफेशन को चूज करा? जो सुनकर चैन कुनमो कहता है, वेग्रेंट प्रोफेशन को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि मैं इस एपोक्लेसिप में मोनार्च बनना चाहता हूँ। इसके बातों को सुनकर सभी टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से कुछ टीचर कहता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं है? और आइस स्नो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव रैन हैंग कहता है, सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें व्यवहारिक होना चाहिए। और जबकि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। चूँकि तुमने वेग्रेंट प्रोफेशन को चूज करा, तो वेग्रेंट प्रोफेशन में कोई भी लेटर स्टेज नहीं है, तो फिर तुम मोनार्च कैसे बनोगे? उसके बातों को सुनकर मैजिक स्पिरिट एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव अपने मन में सोचता है, हालांकि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा ताकत रखता है, लेकिन वेग्रेंट प्रोफेशन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और यही मेन कारण है जिसके वजह से हम सब इसे कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। और उसी समय चैन कुनमो कहता है, किसने कहा कि वेग्रेंट प्रोफेशन कमज़ोर है? तुम्हारा स्वागत है लड़ने के लिए, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। ये सुनकर एक टीचर खड़ा होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, आजकल के युवा कुछ ज़्यादा ही जंगली होते जा रहे हैं। अगर तुम आज यहाँ मेरे से जीत जाते हो तो मैं वेग्रेंट प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना ही नहीं, मैं वेग्रेंट प्रोफेशन का प्रचार भी करूँगा। उसके बातों को सुनकर एक टीचर ताली बजाते हुए कहता है, बहुत अच्छा, जब दोनों व्यक्ति लड़ाई के लिए राजी हो चुके हैं तो चलो अब इस लड़ाई का रूल सेट करते हैं। पहले जिस व्यक्ति का हिट लैंड होगा वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा। जहां हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो टीचर अपने मैजिक को कास्ट करते हुए कहता है, युवा व्यक्ति, मैंने अपने पावर को लेवल 21 तक सप्रेस कर दिया है, तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें सेम लेवल के बैटल एक्सपीरियंस को विटनेस करने दूंगा। ये सब देख रहे एक टीचर कहता है, लॉरेन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका स्किल को एक्टिवेशन करने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जिस पे उसके बगल का टीचर कहता है, ये बस एक कॉलेज स्टूडेंट है,
इसके लिए इतना दूर जाना क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? जिस पे वो टीचर कहता है, चैन कुनमो ने इसके फेस पे स्टेप रखा है, अगर ये अभी इसे एक लेसन नहीं सिखाता है तो ये एक लाफिंग स्टॉक बन के रह जाएगा। और इसी समय हम देखते हैं उस टीचर को जो कि अपने आइस स्पीयर को चैन कुनमो की तरफ फेंक देता है, और चैन कुनमो उस हमले को अपनी तरफ आते हुए देख कर कहता है, अगर ये फास्ट है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में फास्ट होता क्या है। और वो अपना ग्लैटिन गन निकाल कर धाए धाए उस पे हमला शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं उसके हमले के कारण वो टीचर तुरंत मर जाता है। और चैन कुनमो उन सभी टीचर से कहता है, क्या कोई और है जो अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है? जहां सभी टीचर ये इंस्टेंट किल देख कर बड़े ही ज्यादा चौंक चुके होते हैं। वो सभी टीचर खड़े होकर कह रहे होते हैं, क्या इंस्टेंट किल? आखिरकार किस प्रकार का स्पीड है ये? एक टीचर कहता है, इसके हाथ में जो वेपन है ये तो यूनिक सिल्वर ग्रेड का वेपन है, क्या ये वाकई में एक वेग्रेंट है? जहां उसी समय हम देखते हैं मैजिक स्पिरिट एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो अपने मन में सोचता है, ये फीलिंग मैं सोच रहा था कि आखिरकार डिंग होंग और दूसरे लोग कैसे मर गए, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि इस बच्चे का जो अटैक पावर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और हम देखते हैं ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो अपने मन में सोच रहा होता है, हुआंग तियांग के पास एक इतना एबनॉर्मल फ्रेंड है, आखिरकार उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डैम इट, ग्रुप इंटरव्यू के लिए सबसे पहले राजी होने वाला व्यक्ति चैंग यूंगसेंग था। और हम देखते हैं ये सब देखकर सभी टीचर इससे अपना अपना ऑफर देना अब शुरू कर देता है। एक टीचर कहता है, हमारा गामा ब्लू यूनिवर्सिटी तुम्हें 2 ए रैंक के स्किल बुक देगा और 80 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन भी इंट्रेंस स्कॉलरशिप के रूप में। और एक टीचर कहता है, हमारा फ्लाइंग क्लॉड यूनिवर्सिटी तुम्हें 3 ए रैंक के स्किल बुक देगा और तुम्हारे स्कूल के फी को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें इंपीरियल सिटी में एक सेकंड सर्कल का रूम दिया जाएगा। जहां एक टीचर कहता है, ये सभी तो ऑल आउट जा रहे हैं। और वो कहता है, हमारा चेरी ऑर्चिड यूनिवर्सिटी तुम्हें सेम ट्रीटमेंट देगा जैसे हम हेड इंस्ट्रक्टर को देते हैं, और साथ में तुम्हें 5 एडिशनल ए रैंक का स्किल बुक भी दिया जाएगा। जो सुनकर एक टीचर कहता है, 10, हमारा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी तुम्हें 10 ए रैंक के स्किल बुक देगा और साथ में एक लॉफ्ट दिया जाएगा मैजिक सिटी के रिवर को घूमने के लिए। ये सब सुनकर ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, अगर तुम हमारे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करोगे तो हमारा यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए ए रैंक के स्किल बुक के लाइब्रेरी को खोल देगा। ये सुनकर मैजिक स्पिरिट एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, लो हुआंग, तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दय हो। ए रैंक के स्किल बुक के लाइब्रेरी को खोलकर क्या तुम अपने यूनिवर्सिटी के पूरे रिसोर्सेज को बाहर निकालने जा रहे हो? जिस पे लो हुआंग बस अपना बत्तीसी दिखा रहा होता है। और एक टीचर कहता है, ऐसा लगता है कि लो हुआंग पूरा ऑल आउट जा रहा है, ये बस जीत को लेके पागल हो चुका है। जिस पे वो मैजिक स्पिरिट यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, तुम्हारा ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा सेमलेस है। और हम देखते हैं एक टीचर को जो कि पीले बाल वाले टीचर से कहता है, लो चैंग, अब बस तुम्हारा ओरेकल यूनिवर्सिटी ही बचा है प्राइज देने को। जिस पे एक और टीचर कहता है, ये सही है, भले ही वो हमारे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेगा, फिर भी हमें फलों के साथ तो चलना ही होगा, इसमें डरने की क्या बात है? ये सब सुनकर वो ओरेकल यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, हमारा ओरेकल यूनिवर्सिटी तुम्हें हमारे सारे सीक्रेट रिलम का अथॉरिटी देगा और साथ में तुम्हें प्रोवाइड करेगा एक फ्रूट ऑफ एबिलिटी। ये सुनकर उसके बगल का टीचर कहता है, बस इतना ही? और एक टीचर कहता है, भले ही फ्रूट ऑफ एबिलिटी उतना बुरा नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे हर एक एट्रीब्यूट में 5 पॉइंट ऐड कर देता है, लेकिन तुम्हारे ओरेकल यूनिवर्सिटी का जो सीक्रेट रिलम है वो उतना कीमती नहीं है। वो सब फैंसी एबनॉर्मल सीक्रेट रिलम्स जिसे तुम क्लियर भी नहीं कर सकते हो, आखिरकार इसकी क्या ही कीमत होगी? जहां चैन कुनमो उसके बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है, दूसरों के लिए स्किल बुक बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होंगे, लेकिन मेरे लिए वो सब कचरे की तरह हैं। हालांकि ओरेकल यूनिवर्सिटी के सीक्रेट रिलम का अथॉरिटी ये बिल्कुल वही है जो मैं अभी चाहता हूँ, और साथ में एक फ्रूट ऑफ एबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ये सब सोचकर वो उन सभी टीचर से कहता है, मैंने सोच लिया है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा।
जहां हम देखते हैं उस ओरेकल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को जो अपने मन में सोच रहा होता है ये सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ओरेकल यूनिवर्सिटी के पास यहाँ कोई चांस नहीं है। जहां हम देखते हैं तभी चैन कुनमो कहता है मैं ओरेकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूंगा। जो सुनकर उस ओरेकल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव का तो मानो दुनिया ही हिल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उस ओल्ड मैन के फॉर्जिंग के दुकान को जहां चैन कुनमो आया होता है और वो ब्लैक स्मिथ इससे पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने उतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को नहीं चूज कर एक गिरता हुआ यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा। आखिरकार तुम उतने घटिया कॉलेज में कैसे जा सकते हो। जिस पे चैन कुनमो कहता है जियांग लाओ इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं और मुझे ये बताओ मैंने जो इक्विपमेंट रखे थे यहाँ बेचने के लिए उसका कितना प्राइस आया है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा, तुम एक लापरवाह इंसान की तरह नहीं दिखते हो, पक्का तुमने कुछ सोच कर ही वो चूज करा होगा और तुम्हारे पूरे के पूरे 46 इक्विपमेंट बिक चुके हैं और मैंने टोटल 920 गोल्ड का प्रॉफिट बनाया। वो ओल्ड मैन उसे गोल्ड देते हुए उससे पूछता है तुम्हारा अगला क्या प्लान है, जबकि अभी स्कूल्स को शुरू होने में कुछ समय है, तो अभी का तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पे चैन कुनमो कहता है मैं थंडर सिटी जाने के बारे में सोच रहा हूँ, वहाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे करना है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है थंडर सिटी ये तो मेन सिटी है जो कि नोवेस विलेज के सबसे ज्यादा क्लोज में है, वहाँ जाने में तुम्हें लगभग 3 दिन लग जाएंगे। खैर ये भी ठीक है, जब सभी बैंक्वेट्स खत्म हो चुका है तो तुम्हें इस दुनिया में जाकर एक नज़र डालना चाहिए। ये कहकर वो अपने पास से एक गोल्डन टोकन निकाल कर उसे देते हुए कहता है मेरे पास यहाँ एक गोल्डन टोकन है, अगर तुम कभी एग्जाम देकर एक हाई रैंक फॉर्जर बनना चाहो तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जहाँ हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि उस गोल्ड टोकन को लेकर उस दुकान से बाहर आ जाता है और जाते हुए वो उस टोकन को देखकर अपने मन में सोचता है जब जियांग लाओ मुझे ये गोल्डन टोकन दे रहा था तब मैंने उसके चेहरे पे कुछ चिंता देखा, ऐसा हो सकता है कि ये गोल्डन टोकन उसके कुछ यादों को छुपाता हो। इतना सोचकर वो अपने सिस्टम विंडो को खोलते हुए कहता है अभी मेरे पास टोटल 933 गोल्ड कॉइन है। इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन के साथ मुझे वो सभी मटेरियल मिल जाएंगे जिसके मदद से मैं अपने अम्ब्रेला को सेकंड स्टेज पे पहुंचा सकता हूँ। और उसे अपने सिस्टम विंडो में एक ब्लैक कार्ड दिखता है जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है ये सही है, मेरे पास जोंग होंगसेंग के द्वारा दिया गया ब्लैक कार्ड भी है, मुझे ऑक्शन हाउस में एक ट्रिप मारना चाहिए। ये सब सोचकर ये अपने आगे के जर्नी के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि एक जंगल में आकर एक शेर जैसे दिखने वाले जानवर के लाश पे अपना स्कैनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो हमें बताता है नोविस विलेज छोड़ने से पहले मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को हर्बलाइजिंग, अल्कमी, मीनिंग, स्किनिंग, लेदर वर्किंग को सीखने में लगाया। ये सभी 5 सेकेंडरी प्रोफेशन हैं और इन 8 दिनों में मैं बस मॉन्स्टर को हंट करते जा रहा हूँ और उसके लाश को गैदर करते जा रहा हूँ, जिस कारण से मेरा हर्बलाइजम, मीनिंग और स्किनिंग टेक्निक जो है वो 90% एक्सपीरियंस तक पहुँच चुका है। जहां हम देखते हैं वो उस शेर जैसे दिखने वाले जानवर के लाश से भी लेदर का टुकड़ा निकाल लेता है और हमें बताता है मेरे इस करंट स्पीड के साथ थंडर सिटी पहुंचने से पहले ही मुझे लगता है मेरे गैदरिंग स्किल्स 100% एक्सपीरियंस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और इसी समय इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर ये कहता है ये आवाज तो मोजिंग्स की है। मोजिंग्स जो है वो एक्सट्रीमली रेयर वाइल्ड लाइफ बीस्ट हैं। हालांकि इसका लेवल मात्र 27 ही है लेकिन इसका HP 8000 है। एक एवरेज प्लेयर इसे आसानी से नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर सौभाग्य से तुम इसे मार भी दिए तब भी बहुत कम चांसेस हैं कि ये लेवल 40 का एपिक आइटम ड्रॉप करेगा। ये सब सोचकर चैन कुनमो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है ये बहुत ही लकी है मेरे लिए, शायद मुझे आज कुछ लाभ मिल सकता है। ये कहते हुए वो दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जहां हम देखते हैं उसे जाते हुए कुछ आवाजें सुनाई देता है जहां कोई कह रहा होता है आखिरकार ये इतना बड़ा जानवर मर क्यों नहीं रहा। इन आवाजों को सुनकर चैन कुनमो कहता है क्या कोई पहले ही वहां पे है।
और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर से एक लड़की लड़ रही होती है जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका होता है। वो अपने जख्मी हालत में कहती है, फाइनली मैं इस मॉन्स्टर से मिल गई, लेकिन मैं इसे मार ही नहीं सकती हूँ। और हमें बताया जाता है इसका नाम लिंग रुक्स्यू है और इसका प्रोफेशन मेलीमेज है। ये कांपते हुए कहती है, मेरा माना और स्टेमिना कम होते जा रहा है, मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और कह रही होती है, तुम अगली बास्टर्ड मेरे पास मत आओ। जहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पे वो लड़की कहती है, मैंने कहा तुम मेरा पीछा मत करो। ये कहकर वो उस पे डेजल मार्क का इस्तेमाल करके हमला करती है। जहां हम देखते हैं डेजल मार्क के कारण उस मॉन्स्टर के अलग अलग जगह पे ब्लास्ट हो रहा होता है और जब उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स उस हमले के कारण जम रहे होते हैं, तभी वो लड़की जाकर उस पे 2-4 स्लैश मार देती है। उसे देखकर चैन कुइनमो अपने मन में सोच रहा होता है, हालांकि ये लड़की मात्र 24 लेवल की है, लेकिन इसका अटैक स्पीड जो है वो वाकई में मेरे से ज्यादा फास्ट है। ये पक्का ही एक टॉप टायर टैलेंट है, ये एक अच्छा बीज होगी। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ये अपनी करंट की ताकत के साथ मोजिंग्स को नहीं मार सकती। जहां हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उस लड़की के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करता है और जाकर उस पे एक जोर का मुक्का जड़ने वाला होता है, जो देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं तो अब गई काम से। लेकिन हम देखते हैं उस समय चैन कुइनमो आकर इसे बचा लेता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और हम देखते हैं चैन कुइनमो को जो डबल स्विंग, डांस रोब, कॉम्बो रश, वाइड स्वेप का इस्तेमाल करके आराम से उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर उस पे अपना डेजल मार्क रिलीज करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप लेवल अप करके लेवल 22 पे पहुंच चुके हैं। ये सब देखकर तो उस लड़की का मुंह खुला के खुला रह चुका होता है और वो लड़की उससे कहती है, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, नहीं सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन चैन कुइनमो उसके बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो अपने स्टाफ को देख रहा होता है जो उसे इस मॉन्स्टर को मार के मिला और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो आपको एक इपिक ग्रेड के वेपन कॉन्सोनेंस स्टाफ को प्राप्त करने के लिए। जहां हम देखते हैं इस वेपन के स्टेटस विंडो को, कॉन्सोलेशन स्टाफ ग्रेड इपिक वेपन 2 हैंडेड, स्पिरिट 11, फिजिक 11, ड्यूरेबिलिटी 100, आइटम लेवल 40, रिक्वायर्ड लेवल 25, आइटम इफेक्ट सभी मैजिक स्पेल के डैमेज और हीलिंग को बढ़ा देगा। इस स्टाफ को देखकर ये अपने मन में सोच रहा होता है, कॉन्सेंस स्टाफ जो है ये एक्सट्रीमली रेयर टॉप टायर मैजिक वेपन है, साथ में ही ये पहला ऑब्टेनेबल वेपन है जो कि मैजिक प्रोफेशंस के डैमेज को बढ़ा देता है। हालांकि मैं इस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे एक अच्छे दामों पर बेच सकता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि उससे पूछता है, तुम तो अभी अभी लेवल अप करके लेवल 22 पे पहुंचे हो, तो आखिरकार तुम इतने पावरफुल कैसे हो? मैं लेवल 24 पे हूँ, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकती, तो तुमने इसे इतने आसानी से कैसे मार दिया? मैं सोच रही थी कि आज का दिन मेरे लिए एक लकी दिन है क्योंकि मुझे एक रेयर बॉस मॉन्स्टर मिला है, लेकिन ये निकला कि मैं उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं मार सकती। ये कहकर वो रोने लगती है। जहाँ चैन कुइनमो अपने स्टाफ को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए उससे कहता है, तुम्हारा जो टैलेंट है वो तुम्हारे अटैक स्पीड को बढ़ाता है, ये लगभग 38% तक बढ़ाना चाहिए। जो सुनकर वो लड़की चौंकते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता? और वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरा टैलेंट SS रैंक का पिनेकल अटैक स्पीड है, इस कारण से मेरा स्पीड 40% से इंक्रीज हो जाता है। जहाँ चैन कुइनमो उसे और बताते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा जो स्किल है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, एक मेली मेज के लिए बहुत ही हाई कंट्रोल की जरूरत होती है। हालांकि तुम्हारा टैक्टिस उतना बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हारे स्किल को एक्टिवेट करने का जो टाइम है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिस पे वो लड़की चौंकते हुए कहती है, तुम तो बस एक वेग्रेंट हो, आखिरकार तुम मेली मेज के बारे में इतना कैसे जानते हो? जहाँ चैन कुइनमो कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुरा कर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो लड़की भी उसके पीछे भाग कर आने लगती है। और हम देखते हैं चैन कुइनमो को जो कि इस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने रास्ते में आ रहे सभी मॉन्स्टर को बंदरों की तरह उछल कूद करके मारने लगता है
और वो लड़की भी इन बंदरों वाली हरकतों से इम्प्रेस हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कितना ज़्यादा ताकतवर, और साथ में ही हमारे स्कूल के टीचरों से भी ज़्यादा इसे मेलीमेज के बारे में समझ है। बस इसके कंट्रोल को ऑब्जर्व करके ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए एक नया दुनिया खुल गया है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो उससे कहता है थंडर सिटी आ चुका है और मुझे वहाँ कुछ काम है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे वो लड़की कहती है मेरा नाम लिंग रुक्सियो है, आपका धन्यवाद मुझे गाइडेंस देने के लिए। जहाँ हम देखते हैं चैन कुनमो का नज़र उसके बड़े बड़े 2 गुब्बारों पे होता है, जिसे देखकर वो खांसने लगता है, जिससे वो लड़की भी अपने गुब्बारे को छुपा लेती है। और उसी समय हम देखते हैं आसमान में बिजली कड़कने लगता है और यहाँ लाल चांद उग आता है और सभी को सिस्टम के द्वारा मैसेज करके बताया जाता है ब्लड मून आ चुका है। थंडर सिटी में बीस्ट टाइड आ रहा है। बीस्ट टाइड जो है वो 5 मिनट में आ जाएगा, इसलिए सभी लोग काउंटर मेजर के लिए तैयार हो जाएं। जहां हम देखते हैं इस मैसेज को सुनकर ये लड़की रोने लगती है और कहती है मैं सोच रही थी आज का दिन मेरा लकी दिन है, लेकिन ये तो अनलकी दिन निकला, जिस कारण से मैं एक ऐसे सिटी में फंस गई जहां मॉन्स्टर्स का अटैक शुरू हो चुका है। हालांकि मैं थंडर सिटी से उतना दूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। जहां चैन कुनमो उसके बातों को सुनकर कहता है बीस्ट टाइड जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और थंडर सिटी बस एक प्राइमरी मेन सिटी है। इस रीजन में बस एक मिडिल रैंक बीस्ट टाइड आ सकता है। हम जो कर सकते हैं वो बस एक सेफ सा जगह ढूंढकर छुप जाना है। उसके बातों को सुनकर वो लड़की रोना बंद कर देती है और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जिसका नज़र एक जगह पर जाता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है चलो मिल गया, और वो उस लड़की के हाथ को पकड़कर अपने कंधों पे डाल लेता है और उसके पिछवाड़े को अपने हाथों से पकड़कर भागने लगता है। जहां वो लड़की उसे कह रही होती है आखिरकार क्या कर रहे हो तुम, जिस पे चैन कुनमो कहता है चुप रहो अगर जिंदा रहना है तो। जहां हम देखते हैं वो अपने हाथों से उसे दबा रहा होता है, जिस पे वो लड़की कहती है आखिरकार तुम अपने हाथों से इसे दबा क्यों रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहां हम देखते हैं चैन कुनमो ये करते हुए बीस्ट टाइड से बचते हुए भाग रहा होता है, जो देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने हाथों से उस चीज को दबा क्यों रहा है। ये सोचकर वो चैन कुनमो से कहती है कैसा होगा अगर तुम मुझे नीचे उतारो और हम दोनों मिलकर अपने रास्ते में आ रहे मॉन्स्टर को किल कर देंगे। जिस पे चैन कुनमो कहता है तुम्हारे उस स्किल के साथ ये अच्छा होगा अगर तुम मुझे बस टाइट से पकड़े रहो, महिलाएं बस मुझे स्लो ही कर सकती है। ये सुनकर वो लड़की उसे दांत से काटते हुए कहती है क्या तुम मेरे से लड़ना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ आखिरकार टाइट से पकड़ना क्या होता है। ये कहकर वो अपने गुब्बारों के साथ उसे जोर से दबा रही होती है, जिससे चैन कुनमो का शक्ल पूरा लाल हो चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये कोई इविल स्पिरिट है, आखिरकार ये क्या कर रही है। ये सोचते हुए वो एक गड्ढे के पास आ जाता है और उसे नीचे उतारते हुए कहता है क्या तुम्हें वो गड्ढा दिख रहा है, जाकर उसमें छुप जाओ। जिस पे वो लड़की उससे पूछती है तुम्हारे बारे में क्या, जिस पे चैन कुनमो कहता है मेरे बारे में मत सोचो, जल्दी से अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय खरीदता हूँ। ये कहकर वो मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। जहाँ उसे जाते हुए देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है किस प्रकार की नॉनसेंस बातें हैं ये बस लेवल 22 का वेग्रेंट है, आखिरकार ये एक बीस्ट टाइड में कैसे सरवाइव कर सकता है, क्या ये मेरे बारे में चिंतित है, लेकिन हम सब तो बस अभी अभी मिले हैं। ये सोचकर वो लड़की तेजी से चैन कुनमो की तरफ बढ़ती है। जहां चैन कुनमो उसे अपने पास आते हुए देखकर उसे कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। जहां वो लड़की उसे पकड़ कर कहती है हम अंदर छुपने जा रहे हैं। जहां हम देखते हैं वो लड़की चैन कुनमो के साथ अंदर गिर जाती है। गिरते हुए चैन कुनमो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये गड्ढा कितना गहरा है, अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूअसली गिरते रहे तो हम पक्का मर जाएंगे, हमें रुकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जहां हम देखते हैं वो एक पत्थर पे आके गिर जाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है हम सब बच चुके हैं। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अजीब सी आवाजें निकालते हुए कहती है तुम्हारा गन्ना मुझ में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम अपने गन्ने के नियंत्रण में हो। जहां चैन कुनमो इस सिचुएशन का मजा लेते हुए कहता है लंबा हैरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा।
ये सब हो जाने के बाद चैन कुनमो ऊपर जाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो लड़की गुस्से में उसे कहती है, ऑल राइट, यहाँ जो हुआ वो यहीं को हो, समझे? जिस पे चैन कुनमो भी डरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो लड़की उससे पूछती है, बाय द वे मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती हूँ। जिस पे वो कहता है, मेरा नाम चैन कुनमो है। तो वो लड़की उससे पूछती है, इतने समय से जो तुम मुझे गाइड कर रहे थे, क्या इसका कोई रीजन है? ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास बस 3 सेकंड है जवाब देने के लिए। उसके सवालों को सुनकर चैन कुनमो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़की ये पूरा ही डीमन है, आखिरकार इसके पास ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये सोचकर वो उसे कहता है, ठीक है, तुम मुझे टैलेंटेड लगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ गाइड दे दूं। ये सुनकर वो लड़की एक अजीब सा स्माइल देते हुए कहती है, क्या सच में? उसके ऐसे स्माइल को देखकर चैन कुनमो डरते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही है। और उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि उस लड़की को पकड़कर एक रस्सी की मदद से ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली हम सब बाहर आ गए। जहाँ वो लड़की अपने दोनों गुब्बारे को छुपाते हुए कहती है, मेरी तरफ मत देखो ऐसे। उसके ऐसे हालत को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, क्या ऊपर आते वक्त इसका कपड़ा फट गया? और वो उससे कहता है, कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ये कहकर वो उसके लिए कपड़ा बना देता है। जहां उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन हो, आपने एक सिंपल बीच टाइप कपड़ा बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेसन हो, आपने सिंपल बीच टाइप एक स्कर्ट बनाया है। और वो उस कपड़े को बनाकर उस लड़की की तरफ करते हुए कहता है, ये रहा मेरे द्वारा बनाया गया कपड़ा। मेरा लेदर वर्किंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए इतना ही कर सकता हूँ। जहाँ वो लड़की उस कपड़े को लेकर कहती है, कम से कम मुझे एक जगह दो जहाँ मैं अकेले इसे चेंज कर सकूँ। ये सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, आखिरकार इसे क्या लगता है मैं किस प्रकार का लड़का हूँ। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ वो लड़की अपने कपड़े को बदल कर आ जाती है और ये कपड़ा तो उससे भी छोटा होता है। इसे देखकर चैन कुनमो के नाक से खून बहने लगता है। वो कहता है, वाओ। और वो लड़की अपने गुब्बारे को पकड़ कर कहती है, क्या यही बेस्ट चीज है जो कि तुम कर सकते थे? क्या तुमने ये जानबूझकर किया? ये सुनकर चैन कुनमो उसके लिए एक और कपड़ा बनाता है, जिसपे उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन हो, आपने सक्सेसफुली एक कोट बनाया है। उस कोट को पहनकर वो लड़की कहती है, तुम कह रहे थे कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम एक ऐसे कोट बना सकते थे तो तुमने ये पहले ही बनाकर क्यों नहीं दिया मुझे? जो सुनकर चैन कुनमो का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कहकर वो लड़की गुस्सा करते हुए वहां से जाते हुए कहती है, तुम भी दूसरे लड़कों की तरह ही हो। माँ हमेशा कहती थी कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सही थी। उसके बातों को सुनकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, मुझे इस लड़की के बाप के लिए बुरा महसूस हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं थंडर सिटी को। उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो और उस लड़की को, जहां वो दोनों थंडर सिटी में आ चुके होते हैं। और वो लड़की चैन कुनमो से पूछती है, थंडर सिटी में तुम अब कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनकर चैन कुनमो ऑक्शन हाउस के डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है, ऑक्शन हाउस। यह सुनकर वो लड़की कहती है, ऑक्शन हाउस, क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ? मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सुनकर चैन कुनमो कहता है, ठीक है, चलो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा बाय कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? और उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, चलो यहाँ। और वो जाते हुए उससे कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है मैं कोई चीप कपड़ा तो लेने से रही, और तुम दिखने में ज्यादा अमीर भी नहीं मालूम पड़ते हो, तो कहीं तुम अंत में बिल मेरे हाथ तो नहीं थमाने वाले? ये सुनकर चैन कुनमो कहता है, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम उठा लेना, बिल मैं ही पे करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्शन हाउस को, जहां ये दोनों पहुंच चुके होते हैं। जहां एक लेडी स्टाफ उन दोनों को वेलकम कर रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के हालत को देखकर बीच में ही रुक जाती है। और वो अपने मन में सोचती है, क्या ही घटिया किस्मत है, आखिरकार ये दोनों भिखारी कहाँ से आ गए? फिर से समय की बर्बादी। जहां चैन कुनमो उसके इस रिएक्शन को देख लेता है, और हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि जाकर एक कपड़े को उठाकर चैन कुनमो को दिखाते हुए कहती है, क्या लगता है तुम्हें, ये कैसा लग रहा है? जिस पे चैन कुनमो कहता है, ये अच्छा है, ये तुम पे सूट करेगा। जहां उन दोनों के बातों को सुनकर वो लेडी स्टाफ कहती है, सावधानी से उसे छूना, हमारे कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, अगर तुमने उसे गंदा कर दिया तो हो सकता है तुम उसकी कीमत ना चुका पाओ।
उस स्टाफ के बातों को सुनकर वो लड़की उस कपड़े की कीमत देखती है जहां 35 गोल्ड लिखा होता है। इस प्राइस को देखकर वो कहती है, वो ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। और वो उस कपड़े को रखते हुए कहती है, मेरे पास मात्र 150 गोल्ड है, चलो किसी और जगह चलते हैं, मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं खर्च करने दे सकती। जो सुनकर चैन कुनमो कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें ये खरीद दूंगा, जो भी तुम्हारे आंखों को भा जाए वो तुम उठा लो। ये सुनकर वो लड़की और महिला स्टाफ दोनों चौंक जाते हैं और वो लड़की उसके पास आकर कहती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्या तुमने ठीक से प्राइस नहीं देखा? उस पे गोल्ड लिखा था, ना कि सिल्वर। ये सुनकर चैन कुनमो कहता है, चिंता मत करो, जो चाहिए वो उठा लो। और वो अपने पास से एक गोल्ड का थैला उसके पास फेंकता है। उस गोल्ड के थैले को देखकर उस लेडी स्टाफ का तो मुंह ही फट जाता है और वो लेडी स्टाफ अपने एटीट्यूड को पूरी तरीके से चेंज करते हुए उस लड़की के हाथ को पकड़कर कहती है, इस तरफ चलिए मिस, हमारे पास एक नया डिजाइन है, हम आपको वो कपड़ा दिखाते हैं। जहां उसके इस एटीट्यूड में बदलाव को देखकर तो वो लड़की भी चौंक गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं इस लड़की को जो कि अपना नया कपड़ा पहनकर आ चुकी होती है और वह महिला स्टाफ इन दोनों को कह रही होती है, ये जो आपके कपड़े हैं ये पूरे ही 2 पीस में हैं और इसका कीमत 40 गोल्ड है, चलिए मैं इन कपड़ों को आपके लिए पैक कर देती हूँ। और वो अपने मन में सोच रही होती है, धत तेरी के, अगर मैं शुरुआत से ही इनसे अच्छा बिहेव करती तो मैं इनसे और ज्यादा पैसा लूट सकती थी। जहां इसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि उस कपड़े को जाकर पकड़ लेता है और कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे इस कपड़े के क्वालिटी पे तो एक नजर डालने दो। जहां वो महिला इसके बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा चौंक चुकी होती है और हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि उस कपड़े को देखते हुए कहता है, इस कपड़े का जो स्टिचिंग है वो भी स्लॉपी नहीं है, इसका मटेरियल भी चीप लगता है और ये अच्छे से ड्राई भी नहीं किया गया है। आखिरकार तुम इस कपड़े पे इतना ज्यादा पैसा क्यों चार्ज कर रही हो? क्योंकि हम यहाँ से नहीं हैं इसलिए क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रही हो? उसके ऐसे बातों को सुनकर वो महिला स्टाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुम ऐसे चीजें बाहर जाकर नहीं कह सकते। हम यहाँ पे 20 साल से ये धंधा कर रहे हैं, हम थंडर सिटी में अपने टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर फेमस हैं, क्या तुम हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? उसके इन बातों को सुनकर चैन कुनमो उसे गुस्से में कहता है, ओ अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उसे बताता हूँ कि आखिरकार क्राफ्टमैनशिप होता क्या है। जहाँ उसके इन बातों को सुनकर एक लेडी आते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि आज कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बोल्ड होते जा रहा है। और वो उसे बताती है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तुम क्या कह रहे थे कि मुझे सिखाओगे कि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है। जिस पे चैन कुनमो उसे उस कपड़े को दिखाकर उसे बताते हुए कहता है, देखो इसमें 50% सिल्क, 40% मिल्क और 10% वूल, ऐसे कर करके वो बहुत चीजें बताते हुए कहता है, इन सब का ऐसे इस्तेमाल किया गया है, क्या मैं सही हूँ? और वो उसे कहता है, तुम लोग इसमें वूल को मिलाकर बेच रहे हो और तुम अभी भी मुझसे प्राइस चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी वे में कहता है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी का कपड़ा है, इसका ओरिजिनल कलर थोड़ा लाइटर होना चाहिए, लेकिन ये डार्कर होते जा रहा है, क्या यही कचरा तुम्हारा सो कॉल्ड टॉप क्वालिटी है? उसके इन बातों को सुनकर वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, मैं आश्चर्य हूँ, आखिरकार इस दुनिया में क्या है जो इसे नहीं पता। और वो मैनेजर पसीना पसीना होते हुए अपने मन में सोच रही होती है, धत तेरी के, आज हम सब एक एक्सपर्ट से मिल चुके हैं, अगर ये शब्द बाहर जाता है तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। ये सोचकर वो मैनेजर झुककर माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि हमारा कपड़े बनाने वाला जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा घटिया क्वालिटी का कपड़ा बनाता है, ये बस एक मिस्टेक है, इस बार हमें माफ कर दीजिए, आपको जो चाहिए हम आपके लिए वो प्रिपेयर कर देंगे, कृपया बाहर जाकर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहिएगा। उस मैनेजर के ये सब बातों को सुनकर वो लड़की उस स्टाफ की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे इस छोटे से कुत्ते के बारे में क्या? थोड़ी देर पहले ये हम दोनों की तरफ नीची नजरों से देख रही थी। उसके इन बातों को सुनकर वो महिला स्टाफ बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। जहां हम देखते हैं मैनेजर को जो कि उस महिला स्टाफ को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमान को बेइज्जत करने की। जहां वो महिला स्टाफ रोते हुए ये कहने की कोशिश कर रही होती है
कि मैम मुझे तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ, लेकिन वो मैनेजर बीच में ही उसे रोकते हुए कहती है चुप हो जाओ, आज और अभी से तुम हमारे एम्प्लॉय नहीं रहे, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, भगो यहाँ से। ये कहकर वो मैनेजर चैन कुनमो की तरफ एक बक्से को ले जाकर कहती है मैंने अपने उस एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया है, इसलिए सर आप कृपया शांत हो जाइए, आपको मेरे इस शॉप से जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। और वो उस बॉक्स को उसके तरफ बढ़ाते हुए कहती है और साथ में ये रहा हमारी तरफ से माफ़ी के तौर पे एक छोटा सा टोकन, हम आशा करते हैं कि आप इसे स्वीकार करेंगे। जहां चैन कुनमो उसे लेते हुए बड़ा ही सुअर सा शक्ल बनाकर अपने बत्तीसी को दिखाते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, मैं तो बस आपकी कुछ गलतियों को दिखा रहा था ताकि ये गलती दोबारा ना हो। इस बात को सुनकर कि वो जो चाहे वो सामान ले सकता है, वो लड़की जाकर सभी कपड़े को देखने लगती है और कहती है हाँ पहले मुझे ये भी चाहिए था और ये भी और ये भी। और उसके इन हरकतों को देखकर वो मैनेजर बहुत ही ज़्यादा सदमे में अपने मन में सोच रही होती है कृपया कुछ छोड़ भी दो, ऐसे तो तुम हमें पूरा ही गरीब बना दोगे। उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो और उस लड़की को जो कि रास्ते से जा रहे होते हैं और वो लड़की जाते हुए उसे कहती है हमने बिना किसी पैसे को खर्च किए 8 अलग अलग ब्रांड के कपड़े को लिया और चलो देखते हैं उस बुढ़िया ने तुम्हें कितना पैसा दिया। जहां हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि उस बॉक्स को खोलता है और उसे देखकर कहता है ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही घोटाला किया है, क्योंकि बस मुंह बंद कराने के लिए 300 गोल्ड कॉइन, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। और वो उन गोल्ड कॉइन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है ये सोचने के लिए कि एक छोटे से शॉपिंग पे जाने से ही मुझे 1070 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, मैं अभी अभी थंडर सिटी में आया और मैं अमीर भी बन गया। जहां उसके ये सब सोचने के बाद वो लड़की उसके हाथ को पकड़कर आगे की तरफ जाते हुए कहती है क्या तुम्हें ऑक्शन हाउस नहीं जाना था, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्शन हाउस के एक बहुत बड़े बिल्डिंग को जहाँ पे चैन कुनमो और वो लड़की आ चुके होते हैं। चैन कुनमो उस बिल्डिंग को देखकर अपने मन में सोचता है वाओ ये जगह तो मेरे पास्ट लैब से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उसके इस रिएक्शन को देखकर वो लड़की कहती है तुम सरप्राइज हो गए है कि नहीं, ये तो बस बेसिक सा ऑक्शन हाउस है, मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था जब मैंने पहली बार इस ऑक्शन हाउस को देखा था तो। और वो उसके हाथ को आगे की तरफ खींचते हुए कहती है चलो अंदर की तरफ चलते हैं। जहां वो अंदर जाकर उस ऑक्शन हाउस के एक मेंबर से मिलते हैं और उससे वो लड़की पूछती है एक्सक्यूज मी अगला ऑक्शन कब होने वाला है और क्या यहाँ पे कोई वीआईपी रूम अवेलेबल है। ये कहकर वो उसे अपना एक सिल्वर वीआईपी कार्ड दिखाती है। इस कार्ड को देखकर वो ऑक्शन हाउस का मेंबर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और ये उन दोनों से कहता है आप सबका स्वागत है हमारे सिल्वर कार्ड मेंबर, अगला ऑक्शन जो है वो मात्र 10 मिनट में शुरू होने वाला है और यहाँ पे मात्र एक ही वीआईपी रूम है। चैन कुनमो उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की का एक तगड़ा बैकग्राउंड है और ये जो सिल्वर कार्ड है पक्का इसके एल्डर्स ने इसे दिए होंगे, ये अच्छा ही है, अब मुझे अपने ब्लैक कार्ड को रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कुछ लड़के को जहाँ एक लड़का कह रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा कि यहाँ कोई और रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्या तुम नहीं जानते हो ये कौन है, ये यंग मास्टर वी हैं और ये ऑक्शन हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके इन बातों को सुनकर वो मेंबर कहता है हम माफ़ी चाहते हैं सर, लेकिन अंतिम वीआईपी रूम बचा था जो इस यंग लेडी ने रिजर्व कर लिया, ये एक सिल्वर कार्ड रखने वाले हमारे मेंबर हैं। उसके इन बातों को सुनकर वो यंग मास्टर वी अपनी तरफ से 2-3 गोल्ड कार्ड्स फेंकते हुए कहते हैं ये छोटे मोटे सिल्वर कार्ड वाले मेंबर अपने आंखों को खोलो और इसे देखो। उसके इस गोल्ड कार्ड को देखकर वो मेंबर इस लड़की के सिल्वर कार्ड को वापस करते हुए कहता है हम माफ़ी चाहते हैं मिस, ऐसा लगता है कि हमें आपको डाउनग्रेड करना होगा, मैं आपको कॉमन एरिया में एक बेस्ट जगह प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये जो वीआईपी रूम है ये हम आपको नहीं दे सकते। उस ऑक्शन हाउस के मेंबर के इन बातों को सुनकर वो लड़की गुस्सा करने जा ही रही होती है, लेकिन उसी समय चैन कुनमो उसे इशारा करके बता देता है कि कुछ न करे। उसके बाद वो लड़के हंसते हुए जाते हुए कहते हैं ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम यंग मास्टर वी के मूड के साथ ना खेलो, वरना तुम बाद में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। उन्हें जाते हुए देखकर वो लड़की चैन कुनमो से कहती है ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है, हम वो हैं जो यहाँ पे पहले आए थे और उस स्टाफ ने हमें रूम देने के लिए प्रॉमिस भी कर दिया था, तो तुमने उससे आर्ग्यू क्यों नहीं किया। जिस पे चैन कुनमो कहता है चिंता मत करो, उन्हें थोड़ी मजे कर लेने दो।
उसके बाद हम देखते हैं कॉमन एरिया का रूम 996 को, जहाँ पे वो लड़की अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कह रही होती है वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घटिया था, मुझे उस पर अभी भी गुस्सा आ रहा है। जहाँ चैन कुनमो उसे समझाते हुए कहता है शांत हो जाओ, अभी असली मज़े का तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। और ये सब बोलते वक्त उसका नज़र उसके दोनों बड़े बड़े गुब्बारे पे होते हैं, जहाँ वो लड़की उसे कह रही होती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम तो उसके बोली लगाने वाले नंबर भी नहीं जानते हैं, तो आखिरकार तुम उससे कैसे बदला लोगे। जिस पे चैन कुनमो उसके गुब्बारे से अपने नज़र को हटाते हुए कहता है वेल तुम देख लोगे वो। और वो उसे बताते हुए कहता है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वी जुनजी का जो लेवल है वो 26 है, ये जानना मुश्किल नहीं होगा कि उसे क्या चाहिए। ये कहकर वो अपने पास से कुछ आइटम्स को निकालते हुए कहता है बस तुम इंतजार करो, वो जल्द ही सीखने वाला है कि स्पेशल ट्रीटमेंट का अंत कैसे होता है। जहाँ उन सभी आइटम्स को देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है वो क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास इस प्रकार का आइटम है ऑक्शन में रखने के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसे हर्ब और ओप्स हैं जो मैंने भी पहले नहीं देखा है, आखिरकार कितने अमीर हो तुम। उसके बाद हम देखते हैं इस ऑक्शन को, जहाँ इस ऑक्शन का मेजबान कहता है हमारे आदरणीय मेहमान मैं वैंग गैंग आज के शाम इस ऑक्शन का मेजबानी करूँगा, तो चलिए इस ऑक्शन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ये कहकर वो अपने ऑक्शन के सबसे पहले आइटम को दिखाता है जिसका नाम लिंगसिंग ग्रास होता है। इसे दिखाते हुए ये कहता है हमारे पास 10 ठो लिंगसिंग ग्रास है, और जैसा कि आप सब जानते हैं लिंगसिंग ग्रास एलिमेंटल पोशन के लिए एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, तो इसका बोली 2 गोल्ड कॉइन से शुरू होगा और प्रत्येक बोली आप 20 सिल्वर से बढ़ा सकते हैं। वीआईपी रूम नंबर 414 से यंग मास्टर वी इसे देखते हुए कहता है एक साथ में 10 ठो लिंगसिंग ग्रास और इतना कम कीमत, ये तो बिल्कुल ही मेरा है। जहां इसी समय हम देखते हैं कुछ लोग इस पे बोली लगा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय वो मेजबान कहता है कांग्रेचुलेसन हो बिडर नंबर 414 इस 10 ठो लिंगसिंग ग्रास को जीतने के लिए, वो भी 15 गोल्ड कॉइन में। इस आइटम के मिल जाने के बाद यंग मास्टर वी इसे देखकर कहता है इतना बुरा भी नहीं, प्रत्येक पे मुझे 1.5 का गोल्ड लगा, लेकिन ये इस कीमत के लायक है, आखिरकार हर रोज इतने क्वांटिटी में लिंगसिंग ग्रास नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस मेजबान को जो कि एक पर्ची को पढ़ते हुए कहता है इस बार फिर से हमारे पास 46 जिंगसिंग ग्रास हैं और इसका बोली 4.6 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगा और प्रत्येक बोली 50 सिल्वर कॉइन से बढ़ाए जाएंगे। उस मेजबान के बताए गए शब्दों को सुनकर सभी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है क्या 46 इतने ज्यादा, वो भी इतने कम प्राइस के साथ, इसका प्राइस तो पिछले वाले बैच से भी ज्यादा कम है, ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, आखिरकार हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो बोली लगाते हैं। ये कहकर सभी लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। यंग मास्टर वी इतने ज्यादा लिंगसिंग ग्रास देखने पे कहता है ये भी मेरे हैं, चलो इस पे बोली लगाता हूँ। ये कहकर जब वो बोली लगाने की कोशिश करता है तब उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है हम माफी चाहते हैं सर, लेकिन इस आइटम को जो बेच रहा है उसने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी सरनेम वी से इस बोली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कृपया अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। इस मैसेज को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये सब मिलकर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उसी समय सिस्टम के द्वारा सभी को बताया जाता है कांग्रेचुलेसन हो बिडर नंबर 782 46 लिंगसिंग ग्रास को 60 गोल्ड में खरीदने के लिए। इस मैसेज को सुनकर ये और भी ज्यादा चीरते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसने मुझसे भी ज्यादा कम पैसे दिए और 46 लिंगसिंग ग्रास प्राप्त किया, मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। जहां उसी समय हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कहता है बिडर नंबर 414 वही है वी जिंजी, जिस पे वो लड़की पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता। इस सवाल को सुनकर चैन कुनमो उसे बताता है मैंने सेकेंड आइटम पे एक रिस्ट्रिक्शन सेट किया था, कोई भी सरनेम वी से उसे नहीं खरीद सकता, और जिस प्रकार फर्स्ट आइटम पे बिडर नंबर 414 इतनी जल्दी उस आइटम को खरीद लिया, इस प्रकार ये हो ही नहीं सकता कि वो सेकेंड आइटम पे अपना बोली ना लगाए, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसी का सरनेम वी है। ये सब सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कहती है वाह तुम तो एक जीनियस हो,
तुमने इस ऑक्शन की मदद से उसके बारे में पता कर लिया। अभी वो व्यक्ति पक्का बौखला रहा होगा। ये सुनकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, पक्का ऐसा ही हो रहा होगा। और हम देखते हैं यंग मास्टर वी को, जिसे सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है, हम माफी चाहते हैं सर, लेकिन इस आइटम को जो बेच रहा है उसने रिक्वेस्ट सेट किया है कि कोई भी सरनेम वी से इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कृपया अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। कृपया अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। कृपया अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। इन सभी मैसेज को सुनकर इसका दिमाग पूरी तरीके से बौखला गया होता है। वो कहता है, कौन है वो कमीना जो ये सब कर रहा है। गुस्से के कारण उसका आंख लाल हो जाता है और वे अपने चमचे से कहता है, जाओ जाकर मैनेजर जू को ढूंढो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सभी के पीछे कौन है। ये सुनकर उसका दोनों चमचा जल्दी से उसके काम पे चला जाता है और उसी समय हम देखते हैं इस ऑक्शन के मेजबान को, जो सभी से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शाम का जो फाइनल आइटम है वो एक रेयर ट्रेजर है। और वो उस आइटम को दिखाते हुए कहता है, ये एक इपिक टायर का वेपन है। जहां हम देखते हैं उस आइटम को, वो एक स्टाफ होता है। इसका नाम सोल राइहोनस स्टाफ होता है। और ये मेजबान इस आइटम के बारे में बताकर कहता है, इसके बोली का शुरुआत 100 गोल्ड से होगा और प्रत्येक बोली आप 10 गोल्ड कॉइन से बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग इस पे बोली लगाना शुरू कर देते हैं। जहां इसी समय हम देखते हैं यंग मास्टर वी को, जो कहता है, ये लाइफ में मात्र एक बार आने वाली अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा आइटम है जिस पे सब कुछ लगा देना वर्थ इट होगा। चलो फिर से कोई स्टूपिड सा रिस्ट्रिक्शन मत आना। ये कहकर जब वो बोली लगाने की कोशिश करता है, तब उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, हम माफी चाहते हैं सर, लेकिन इस आइटम को जो बेच रहा है उसने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी सरनेम वी से 100 गोल्ड कॉइन से कम पे इस बोली को नहीं बढ़ा सकता। इस मैसेज को देखकर इसका दिमाग पूरी तरीके से पागल हो जाता है और ये जोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, आखिरकार कौन है ये जो ये कर रहा है। और गुस्से में ये अपने आसपास के सभी सामान को तोड़ देता है और कहता है, मेरे साथ गंदे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हें इसका दुगुना कीमत चुकाना होगा। देखना, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। जहां हम देखते हैं ये उस स्टाफ को 840 गोल्ड में खरीद लेता है और इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। और ये कहता है, डैम इट, मैंने अपने पूरे सेविंग्स को बस एक स्टाफ को खरीदने में खत्म कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, कुछ सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने के बाद अभी मेरे पास 2660 गोल्ड है। ऐसा लगता है कि मैं अमीर बन चुका हूँ। जहां उसी समय हम देखते हैं इस ऑक्शन के मैनेजर को, जो कुछ लोगों के साथ इसके रूम में घुसते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं इस ऑक्शन का मैनेजर हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। उन सभी को देखकर चैन कुनमो अपने मन में सोचता है, ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन तुम ही हो जो यहाँ आए हो, तो मुझे निर्दय होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सोचकर वो यंग मास्टर बी के सामने जाता है, जहाँ यंग मास्टर बी बड़े ही ज्यादा गुस्से में उसे कहता है, तू ही वो बास्टर्ड है ना जो इतने समय से ये सब रिस्ट्रिक्शन वाला काम कर रहा था। ये सुनकर चैन कुनमो कहता है, हाँ मैं ही वो हूँ। उसके इस जवाब को सुनकर उसके एक चमचा कहता है, क्या तुझे नहीं पता यंग मास्टर वी कौन है? और दूसरा चमचा कहता है, आखिरकार तुमने हिम्मत कैसे किया इनसे पंगा लेने की? क्या तुम जीने से थक चुके हो? उन दोनों के बातों को सुनकर चैन कुनमो हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि ये कौन है, कोई एक पागल इंसान है कि नहीं। उसके इस बेइज्जती भरे शब्दों को सुनकर यंग मास्टर वी गुस्से में कहता है, तुम अब मर चुके हो, मैं तुम्हें एक डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनकर चैन कुनमो कहता है, ऐसा लगता है तुम मरने के लिए तत्पर हो, तो चलो। और हम देखते हैं उन दोनों को, जो कि लड़ाई करने के लिए एक जगह आ चुके होते हैं। और यहाँ कोई लड़ाई कर रहा है और ऑडियंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ कुछ लोग भी जमा हो जाते हैं और वो यंग मास्टर भी अभी अभी खरीदे गए स्टाफ को लेकर कहता है, तू बास्टर्ड, तू इसे रिग्रेट करने वाला है। मेरे रास्ते में कांटा बनना ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण डिसीजन था। और कुछ लोग इन्हें देखकर कहता है, वाओ, ये तो एक ईपी ग्रेड का वेपन है, ये एक अच्छा फाइट होने वाला है। जिस पे एक और व्यक्ति कहता है, क्या ही फाइट, देखना यंग मास्टर वी ही जीतेगा, उसके सामने ये नल्ला क्या ही कर पाएगा। जहां हम देखते हैं यंग मास्टर वी को,
जो कि उस स्टाफ से फायर को समन करते हुए कहता है, मैं तुझे पूरे ही इंजॉयमेंट से मारूंगा, उसी वेपन से जो वेपन तूने मुझे बेचा। उसके इस धमकी को सुनकर चैन कुनमो मुस्कुराता है और अपने फुल स्पीड से उसके पीछे आकर उसे एक जोर का लात मारता है, जिससे वो उड़ते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और वो जब गिरने वाला होता है तब अपने मन में सोचता है, डैम इट, इसने मुझे लॉकडाउन कर दिया। और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि अपने वेपन को एक भाले में चेंज कर कर उस पर धाए धाए मारना शुरू कर देता है। चैन कुनमो को ऐसे अटैक करते हुए देखकर कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, आखिरकार ये इस पे बार बार अटैक क्यों कर रहा, ये इस पे एक बार ही हैवी अटैक क्यों नहीं करता। जिस पे एक व्यक्ति कहता है, मुझे मत बताओ, इसका जो गोल है वो इस स्टाफ के ड्यूरेबिलिटी को खत्म करना है। ये सुनकर एक और बंदा कहता है, अगर एक बार इस स्टाफ का ड्यूरेबिलिटी 0 हो गया तो ये स्टाफ कोई भी काम का नहीं बचेगा। और वो लड़की चैन कुनमो को लड़ते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक ऐसे व्यक्ति से जिसे मैंने चूज करा, कोई हेजिटेशन नहीं और कोई भी दया नहीं। ये वी जुनजी था जिसके पास कितने ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसने इसे इस स्टाफ को खरीदने के चक्कर में सारे पैसे खर्च करवा दिए और ये स्टाफ भी अब इससे टूटने वाला है। जहां हम देखते हैं वी जुनजी को, जो कि अपने स्टाफ से खुद की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपका जो स्टाफ है वो टूटने वाला है। जहां उसी समय चैन कुनमो अपने डेजल मार्क स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, जब से तुम कमजोरों को बुल्ली करके खुश होते हो तो अब ये तुम पे भी आ चुका है, तो इसे लो। ये कहकर वो अपना डेजल मार्क उस पे रिलीज करता है, जिससे उसके शरीर पे कई जगह ब्लास्ट होते हैं और उसके स्टाफ भी टूट जाते हैं। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मेरा नहीं जानते। ब्लैक कार्ड रेड कार्ड के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और इतना कुछ हो जाने के बाद एक व्यक्ति कहता है, अब मुझे याद आया, ये तो चैन कुनमो है जो कि टॉप आया था एग्जाम में। वे सब इसे मॉन्स्टर वेग्रेंट कहते थे और इसने SSS रैंक का टैलेंट अवेक करा था। ऐसी ऐसी बातें कर कर ये सब इसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि गुस्से में जाकर चैन कुनमो के गर्दन को पकड़ कर कहती है, तुम्हारे पास जब पहले से ही ब्लैक कार्ड था तब तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इतने समय से हमें प्रॉब्लम में क्यों रखे। जहां चैन कुनमो आराम से अपने हाथ को उसके सर पे रखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वी जुनजी को एक सबक सिखाना था, इसलिए गुस्सा मत करो। जहां वो शर्माते हुए उससे दूर हटते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, सभी लोग हमें देख रहे हैं और अगली बार से ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ। और हम देखते हैं उस मैनेजर को, जो कि एक बॉक्स लेकर आता है और उसके सामने करते हुए झुक कर कहता है, मैं अपने दिल के गहराई से आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहचान न सका, कृपया मेरे माफी के तौर पे ये छोटा सा टोकन स्वीकार करें। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, मैं ही अंधा था जिसने इतने बड़े फिगर को ऑफेंड किया। और चैन कुनमो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, मैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ उस आइटम को लेने के लिए जिसका जरूरत है मुझे अपने अम्ब्रेला को लेवल अप करने के लिए। ये सोचकर वो उसके बॉक्स को ले लेता है और कहता है, आप चिंता मत करिए, ये वी जुनजी है जिसने अपने पे इसको लाया। और वो उसे एक लिस्ट देते हुए कहता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं, अगर ये आपके ऑक्शन में है तो कृपया उसे मेरे लिए रख दीजिएगा। जहाँ वो मैनेजर उस लिस्ट को लेते हुए कहता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। जहाँ हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो उस लिस्ट को थमाकर वहां से निकल जाता है और वो उस लड़की के गुब्बारे की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। जहाँ वो लड़की कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। ये सुनकर चैन कुनमो उसके गुब्बारे से अपने नजर को हटाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगा मैं। जहाँ वो लड़की जाकर उसे एक चुम्मा देती है, जो देखकर तो वो शौक ही रह जाता है। और वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए एक रिवार्ड था, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब तुम किसी दूसरी लड़की पे डोरे मत डालना। और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है।